हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। बात हम लोग कर रहे थे अपने सोल्यूशन चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट 1 जो हमारा था उसमें 25 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज बचे हुए 25 एमसीक्यूज़ मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन आइडियल सोल्यूशन। इनमें से कौन ऐसा सोल्यूशन का मिक्सचर है जो कि एक आइडियल सोल्यूशन को शो करता है, राइट। देखो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन और टोल्यूइन जो होता है उसका जो मिक्सर है वो एक आइडियल सोल्यूशन शो करेगा। इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में ऐसा क्यों होगा। देखो, एन आइडियल सोल्यूशन इज वन दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, यानी कि मानता है एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स विथ। ये आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई आइडियल सोल्यूशन होगा तो उसका जो डेल्टा एच मिक्स होगा, ठीक है, यानी कि एंथैल्पी चेंज का जो मिक्सिंग होगा वो 0 के इक्वल होगा और डेल्टा वी भी उसका कितना होगा, 0 होगा। Such solutions have similar molecular size and polarity. Benzene and toluene have almost identical structure, so they form nearly ideal solutions, right? इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग एक तरीके का होता है, तो बेंजीन और टोल्यूइन मिल करके एक आइडियल सोल्यूशन का ही क्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेज ऑन एडिंग और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ लिक्विड सॉल्वेंट। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज होती है अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें किसी लिक्विड सॉल्वेंट में। हियर वी हैव 4 ऑप्शंस, आप देखिए और उसको मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेपर प्रेशर। कल भी हम लोगों ने देखा था जो पार्ट 1 है इसका, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वो 25 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें और भी जानकारियां हम लोगों ने हासिल की है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करें, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होती हैं जब ये सॉल्यूशन के अंदर डाली जाती हैं, सॉल्वेंट के अंदर सॉरी, तो ये रिड्यूस कर देती हैं नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस अवेलेबल टू एवेपोरेट, हेंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेज व्हाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विस्कोसिटी यूजुअली इंक्रीजेज। तो ये लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जरा आप इसको वीडियो पॉज करके याद कर लेना कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को हम लोग किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये एक्चुअली में उसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता है, राइट। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उसकी विस्कोसिटी होगी, ये सब जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एजियोट्रॉप्स। क्या मेन रीजन है अगर किसी भी एजियोट्रॉप के एग्जिस्टेंस का। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं इसमें क्या करेक्ट आंसर है। 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और वीक सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अभी कल भी हम लोगों ने शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है, बट फिर भी एजियोट्रॉप आखिर होता क्या है। तो देखो, जब स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, इन दोनों में से कोई भी एक अगर इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच वाला बीच में, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कहते हैं, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कह रहा है कि एजियोट्रॉप्स फॉर्म्स व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्योर कंपोनेंट्स लीडिंग टू अ लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राइट। एजियोट्रॉप तब फॉर्म होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो डिफर करता है। डिफर का मतलब या तो वो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा या मतलब या फिर बहुत ज़्यादा वीक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। इसी तरीके से तो डिफरेंस हो पाएगा। तो डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्योर कंपोनेंट एंड लीडिंग टू अ लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नाउ दे बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये रीज़न है जिसके वजह से एक एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि करेक्ट माना जाएगा। वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर मार्क करो, राइट। 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका जो मेन क्या कहते हैं कोर है वो यही है कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ द या फिर टाइप ऑफ द सॉल्यूट पे या फिर सॉल्यूट के साइज पे या तो सॉल्यूट के पोलैरिटी पे। इनमें से किसी पे भी वो डिपेंडेंट नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि कौन कौन सी होती हैं, एक बार फिर से रिवीजन आप कर लो। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ डिफरेशन
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, लोअरिंग या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो 1, ठीक है, 2, 3 और 4, ये 4 आपके ऑस्मोटिक प्रेशर होती हैं। डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ solute particles in moles right in the solvent not their type of the nature। तो ये लाइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, इसको पॉज करके आप याद कर लेंगे। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि इन अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर विच इज़ दी सॉल्यूट। अगर एक ग्लूकोज और वाटर का हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें से सॉल्यूट कौन होगा, राइट। 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। देखो सॉल्यूट वो होता है जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर कम मात्रा में हो, राइट। सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज और वाटर का अगर हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लूकोज उसमें कम ही होगा, वाटर ज़्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहा है, कह रहा है कि इन अ सोल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज सॉल्यूट। जो मतलब कि सोल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो कि स्मॉलर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में होता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। सिंस ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड वाटर इज द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन, नाउ ग्लूकोज एक्ट एज सॉल्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा है ग्लूकोज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको अगेन आप एक बार पढ़ेंगे और फिर से देखेंगे कि इसमें से क्या करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। इसका बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेट, ओके। सो कहता है इट इज़ अप्लीकेबल टू आइडियल सोल्यूशंस। ये जो होता है राउल्ट लॉ, ये केवल और केवल किस पे अप्लीकेबल होता है, राउल्ट लॉ पे होता है। इट इज़ अप्लीकेबल ओनली टू नॉन आइडियल सोल्यूशन, गलत बात है। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी गलत बात है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ये बात भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ समझ सकते हो कि राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सोल्यूशन ओनली। ये केवल और केवल आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, वेयर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। नाउ राउल्ट्स लॉ को बढ़िया से यहाँ पर लिख दिया है, अच्छे से समझा दिया गया है। अगर आपसे 1 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, यही कहता है राउल्ट्स लॉ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH फॉर CO2 इन वाटर इंक्रीजेज विथ, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट जो होता है KH की वैल्यू, ठीक है, KH की वैल्यू इंक्रीज होती है जब CO2 वाटर के अंदर हम लोग CO2 इन वाटर इंक्रीजेज विथ, राइट। अगेन आप एक बार क्वेश्चन फिर से समझ सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है KH, मतलब हेनरी कांस्टेंट जो है फॉर CO2 इन वाटर इंक्रीजेज, इंक्रीज होती है कब। यहाँ पर ऑप्शंस है, आप इसमें से मार्क करेंगे पहले आंसर, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो कल भी हम लोगों ने देखा था कि हेनरी कांस्टेंट में क्या होता है, हेनरी तो यही बताता ना। देखो हेनरीज लॉ हमको क्या बताता है कि गैसेस का लिक्विड में डिसोल्यूशन कैसे होगा, राइट। गैसेस की लिक्विड में डिसोल्यूशन के बारे में हमको बताता है कौन, हेनरीज लॉ। तो CO2 वाटर के अंदर इंक्रीज होगा कब, जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देख लेते हैं जरा, देखो एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कल हम लोग ने देखा था, मीनिंग मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व द सेम अमाउंट ऑफ गैस। तो उस समय पे हमको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है उतने ही अमाउंट ऑफ गैस को डिजोल्व करने के लिए। दस KH की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक्चुअली में KH की वैल्यू क्या होने लगती है, फिर इंक्रीज करने लगती है, जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि द टर्म मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन, आपके क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। टर्म मोलैलिटी जो होता है ये क्या होता है, मोलैलिटी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यही होती है मोलैलिटी। अब ये डेफिनेशन ही है तो इसमें ज़्यादा कुछ हम बता नहीं सकते। लाइक मोलैलिटी M इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, कभी कभी ये भी पूछता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अनलाइक मोलैरिटी। हाँ, ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी
इन दोनों में से कौन है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, राइट। तो जो मोलैलिटी है एक्चुअली में ये इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट होती है, राइट। ओके, सो 34 क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें से किसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0.1 मोल MgCl2, तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल भी कहीं ना कहीं रिपीटेड ही है, देख लो यहाँ पर। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये एक्चुअली में तो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, देखो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो डेल्टा TF है इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम। अब जहाँ पर I हमारा क्या है, वन टॉप फैक्टर है, और M उसकी मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलैलिटी है एक तरीके से, मोलैलिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स इनटू मोर आयंस लाइक MgCl2 3 आयंस में डिसोसिएट होगा, काजेस ग्रेटर डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ I से। I का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा यानी कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब इसमें से देख लो कि किसके I की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो रही है। देखो NaCl की बात करें तो इसके I की वैल्यू क्या होगी, देखो NaCl है, ये ब्रेक होगा तो कितने आयन्स हमको देगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये एक आयन यहाँ से मिल रहा है और एक आयन यहाँ से मिल रहा है, यानी कि टोटल यहाँ से हमको मिल रहा है कितने, 2 आयन, राइट। इसके बाद से देखो तो यहाँ से मिले हमको 2 आयन। ग्लूकोज एक आयन देता है। MgCl2 की अब जरा बात कर लें, देखो MgCl2 कैसे ब्रेक होगा, Mg2+ में और 2Cl माइनस में, यहाँ से 2 आयन मिले और यहाँ से एक आयन, यानी कि यहाँ से मिला टोटल कितना, 3 आयन, यहाँ से मिल गया 3 आयन, और यूरिया भी देगा आपको कितना, ये भी देता है 1 आयन, राइट। तो यहाँ पर भी ये हमको 1 आयन देगा। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आयन हमको दे रहा है तो वो MgCl2 दे रहा है, इसलिए ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन में भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास कह रहा है कि विच यूनिट इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्रेस गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, इसमें से कौन सा यूनिट है जो सबसे अच्छे तरीके से हमको बता देगा गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड्स के अंदर, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, राइट। मोल फ्रैक्शन जो है वो हमको बताता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हो कि फॉर गैसेज मोल फ्रैक्शन इज मोस्ट कन्वीनियंट एज इट डायरेक्टली रिलेट्स टू हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है P = KH × X, या फिर जाई भी पढ़ते हैं इसको, राइट। तो ये यही हमारा क्या है, यही हमारा मोल फ्रैक्शन, राइट। और KH हमारा क्या हो जाता है, हेनरीज कांस्टेंट, राइट। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो मोल फ्रैक्शन उसमें सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इज, अगर हम लोग 1 मोल NaCl का डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी हम लोग ने देख लिया कि NaCl जो होता है वो हमको कितने आयन प्रोड्यूस करने वाला है, एक तो Na+ और एक Cl-, यानी कि यहाँ से एक आयन और यहाँ से भी एक आयन, यानी कि टोटल हमको कितने आयन प्रोड्यूस करा देगा, 2 आयन्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में भी समझ लेते हैं। सेम चीज़ लिखा हुआ है कि NaCl डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू Na+ एंड Cl- प्रोड्यूसिंग 2 आयंस पर फॉर्मूला यूनिट, राइट। नाउ दिस doubles the number of solute particles enhancing colligative properties। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अ सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ शोज विच काइंड ऑफ ग्राफ बिटवीन P एंड X1, जो सोल्यूशन है जो राउल्ट लॉ को ओबे करता है, राइट। तो वो किस टाइप का ग्राफ शो करेगा P और X के बीच में, P और X के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहली बात तो राउल्ट्स लॉ को अगर कोई ओबे कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा, एक आइडियल सोल्यूशन होगा, राइट। और अगर एक आइडियल सोल्यूशन है तो वो P और X के बीच का ग्राफ कैसा देगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई एक आइडियल सोल्यूशन होता है तो उसका जो P और X का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल एक कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, करेक्ट। इसको यहाँ पर समझ लो कि लिखा हो कि फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, बिल्कुल वही चीज़ है कि राउल्ट लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो वो एक आइडियल सोल्यूशन होगा। तो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन वेपर प्रेशर वेरीज linearly with mole fraction of solvent or solute, therefore a straight line is obtained, करेक्ट। तो ये लाइन को अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप पढ़ो और समझो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट आप इतना समझ सकते हो कि जो P और X के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनता है, राइट।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कह रहा है कि फॉर अ 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन है हमारे पास तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है कि ट्रू बैठेगा। तो अगेन आपको ये पढ़ना है और खुद से आंसर मार्क करना है, तभी जाके ये ज़्यादा इफिशियंटली आप समझ पाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 मोलल है, 1 मोलल का मतलब क्या होता है एक्चुअली ये हमसे पूछ रहा है। तो 1 मोलल अगर कोई सोल्यूशन है इसका मतलब है कि उसमें 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, राइट। समझ में आ गई बात। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही 1 मोलल सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बाय डेफिनेशन अ 1 मोलल सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg या फिर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते। ओके, सो 39 क्वेश्चन है हमारे पास। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज द सेम एज दैट ऑफ। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका यूनिट किसके सेम होता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर के ही सेम होगा, क्योंकि ये ऑस्मोटिक भी क्या है, एक प्रकार का प्रेशर ही है। तो प्रेशर का जो यूनिट होगा वही होगा किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी यूनिट, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ द सेम यूनिट एज प्रेशर। जो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर होता है क्या पास्कल, ये दोनों में से कोई एक हो जाता है। तो वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर का भी जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, सिंस इट रिप्रेजेंट्स अ प्रेशर नीडेड टू बी प्रेजेंट ऑस्मोटिक, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट हेनरीज कांस्टेंट। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हेनरी कांस्टेंट होगा और लीस्ट सॉल्युबल होगा। हेनरी कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो लीस्ट सॉल्युबल तो होगा ही होगा। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2। N2 जो होगा इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो लीस्ट सॉल्युबल होगा, और दूसरे इसके जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। KH की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसको एक्सप्लेन में जरा समझते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखो। गैसेज विथ वीक इंटरेक्शन विथ वाटर लाइक N2 हैव हाई हेनरीज कांस्टेंट। तो कल भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो उसमें भी ढेर सारे सवाल हैं इस तरह के, कि जिसका भी देखो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जो अच्छे से घुल नहीं पाएगा वाटर के अंदर, राइट, मीनिंग दे आर लीस्ट सॉल्युबल। तो सिंपल सी चीज़ है कि देखो यहाँ पर आप देखोगे तो NH3 जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड कर देगा, CO2 जो है ये भी प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो ये पानी के अंदर घुल जाएगा, HCl जो है इसके भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड कर देगा, बट N2 ये वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है। तो अगर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आसानी से घुलेगा नहीं, लीस्ट सॉल्युबल होगा, और जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो भी वहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऐसे सोल्यूशन के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि गैसेज लाइक NH3 और HCl हैव लो कांस्टेंट ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद वाटर। चूंकि NH3 और HCl ये क्या होंगे, वाटर के साथ बहुत अच्छे से घुलेंगे, वाटर के साथ इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और वाटर में ये आसानी से घुल भी जाएंगे, तो इसलिए इनके हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी कैन यू यूज्ड प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको अगर हम लोग को निकालना हो तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस बात है डेंसिटी की बात होगी नहीं, सरफेस टेंशन की भी बात नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात नहीं होगी। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती हैं, उनमें से किसी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर कैलकुलेट होगा तो उसका मास तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, राइट। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ सॉल्यूट, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूट। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो गया तो फिर उसका मास कैलकुलेट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में भी वही बात लिखा हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आर यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट स्पेशली फॉर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि व्हेन अ सॉल्यूशन शोज अ लोअर वेपर प्रेशर देन प्रेडिक्टेड इट एग्जिबिट, राइट। अगर कोई सोल्यूशन लोअर हमको वेपर प्रेशर शो कर रहा है जितना हम लोगों ने उसका उम्मीद किया था, तो ये कैसा बिहेवियर होगा ये, राइट। तो ये भी हम लोगों ने रिपीटेड क्वेश्चन ही एक तरीके से कह सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव डेविएशन। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था अगर उससे उसका वेरी कर रहा है, राइट, अगर एक लोअर वहाँ पर वेपर प्रेशर शो हो रहा है तो वो एक तरीके से नेगेटिव डेविएशन होगा। अगर वेपर प्रेशर हायर शो कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव डेविएशन होगा, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देख लो तो जरा अच्छे से लिखा हुआ है कि लोअर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
अगर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में इतने ज़्यादा घुल चुके हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है। इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर, वो हो जाएगा कम। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और इस तरीके के जो सोल्यूशन बनते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कह रहा है कि विच सोल्यूशन फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग एजियोट्रॉप यहाँ पर शो करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखो बॉइलिंग एजियोट्रॉप सबसे ज़्यादा वही शो करेगा, राइट, इस जो क्या होगा, जो जल्दी घुल नहीं पाएगा वाटर के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखो तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन में देखो, सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बिकॉज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन रिड्यूसेस वेपर प्रेशर एंड इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इसलिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होगा उसका जो बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, राइट। बाकी आप सारे देखोगे तो सारे ही जो है कि घुल जाएंगे वाटर के अंदर, बट ये नहीं घुलेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज, कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT। ये आप याद कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो यही होता है, क्या, पाई इज इक्वल टू CRT। अब नीचे देख लो जरा, तो यहाँ पर कौन क्या है वो समझ लेते हैं एक बार जरा। अकॉर्डिंग टू वान हाफ इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन C एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। अगेन ये 1/2 का क्या हो गया, एक तरीके से रिलेशन हो गया, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो अब अगर आप याद कर सकते हो नोट्स में इसको लिख सकते हो तो लिख लेना। तो पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, जहाँ पर I हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 फैक्टर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डेविएशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब किस टाइप का वो ये क्या कहते हैं सोल्यूशन होगा जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देगा। अब देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव डेविएशन। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब देगा, जब पॉजिटिव डेविएशन आएगा राउल्ट लॉ से। राउल्ट लॉ से जिस भी सोल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेंगे, करेक्ट है। अब इसको यहाँ पर समझ लो जरा, कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन ऑकर्स व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर वीकर। पॉजिटिव डेविएशन अब होगा ही कब, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो होगा क्या होगा, वीकर होगा, कमजोर होगा। नाउ लीडिंग टू अ हायर वेपर प्रेशर, और इस तरीके से उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हायर होगा, ज्यादा होगा, एंड हेंस अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। आप समझ पा रहे हो, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। नाउ फॉर्मिंग अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इस तरीके के सोल्यूशन जो होते हैं वो एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है कि बनाते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट हो गए, इतनी बार मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके कि आपका ये क्वेश्चन अब गलत नहीं हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी और बाकी प्रैक्टिस के बेस पे भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास कह रहा है कि द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन इट्स एक्चुअल मोलर मास इफ। अब यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करके फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉल्यूट डिसोसिएशन। कब होगा भाई, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइंस बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा ही कब, जब सॉल्यूट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन में भी ये बात समझ जाते हैं, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है ये। इफ सॉल्यूट डिसोसिएट्स इनटू आयंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाएगा अच्छे से उस आयन के अंदर, तो उसमें पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे एंड लीडिंग टू अ ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उस कंडीशन में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेंस मोलर मास अपीयर्स लोअर देन द ट्रू वैल्यू। तो इसका जो मोलर मास भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअर दिखाई देगा। और यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा था कि किसका मोलर मास जो होगा वो आपको एक्चुअल मोलर मास से लोअर दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विथ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विथ। अब ये अगेन ये हेनरीज लॉ से एक क्वेश्चन आ गया।
कब गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है, राइट। तो अगेन एक कॉन्सेप्चुअल और बहुत इजी सवाल कि इंक्रीजेज इन प्रेशर, जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ गैस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अगर आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ा देते हो तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर से कोई भी छेड़छाड़ ना हो, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। हेंस मोर प्रेशर मीन्स मोर गैस डिसॉल्व, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। इसमें से कौन सा एग्जांपल है सॉलिड सोल्यूशन का, राइट। सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल कौन है। तो ये तो क्लास 9th का एक तरीके से क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी है। आप वीडियो पॉज करो, आंसर मार्क करो। देखो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रास। ये एक सॉलिड सोल्यूशन है क्योंकि ब्रास ही इसमें से सॉलिड भी है। अल्कोहल इन वाटर सॉलिड है क्या, नहीं, लिक्विड है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हम काट सकते थे। एयर ये गैस है, ये भी नहीं। हमसे पूछा सॉलिड सोल्यूशन कौन है, शुगर सोल्यूशन ये लिक्विड सोल्यूशन है। तो ये तीनों तो हम वैसे ही काट सकते थे और ये ब्रास को हम मार सकते थे, बट फिर भी ब्रास के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो ब्रास एक एलॉय है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का एक एलॉय है ब्रास। नाउ अ सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर, ये किस तरीके का मिक्सचर होता है, सॉलिड सॉलिड का, यानी कि कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है। सॉलिड सॉलिड आपस में इंटरेक्ट किए और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो ब्रास का फॉर्मेशन हो गया, हेंस अ सॉलिड सॉल्यूशन। और इसी तरीके के सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम कंसंट्रेशन बताने के लिए नहीं करते हैं, राइट। 49 का करेक्ट आंसर भी हमको साफ साफ दिख रहा है, कलर इंटेंसिटी। ये कहीं है ही नहीं हमारे पूरे सिलेबस में, इसको ही आप मार्क कर सकते हो। मोलैरिटी से हम लोग कंसंट्रेशन बताते हैं, मोलैरिटी से ही बताते हैं और मोल फ्रैक्शन से ही बताते हैं, राइट। लेकिन आपका कलर इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता और ये इस चैप्टर का टर्म भी नहीं है, पहली बात। तो यहाँ पर देख लेते हैं जरा, कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। कंसंट्रेशन अगर किसी का भी सोल्यूशन का बताना हो तो किस में आप बताओगे, मोल्स में, मास या वॉल्यूम, नॉट बाय कलर इंटेंसिटी विच में वेरी ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। अब कलर इंटेंसिटी का यहाँ कुछ था ही नहीं। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स इज गिवन बाय। 2 वोलेटाइल लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर, वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2। बहुत सिंपल सी बात है। अब P1 और x1 है क्या क्या, वो जरा यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है ऑफ द कंपोनेंट्स, ईच पार्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट इंटू Xi1 प्लस P2 नॉट इंटू Xi2, जहाँ पर P1 नॉट हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का, ठीक है ना। और जो हमारा Xi1 है वो हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नॉट क्यों नहीं लिखा हुआ है। देखो नॉट यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, बट P1 नॉट इंटू Xi1 प्लस P2 नॉट इंटू Xi2 ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। देखो इसके पहले पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और इस पार्ट में 25 क्वेश्चन, ये मिला के हम लोगों ने अब तक 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लिए हैं। एंड आई थिंक कि ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। इन 50 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस और इसके आसपास का एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को आप टैकल कर पाएंगे, राइट। तो इस चैप्टर में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग इन क्लास।